देखो, डेक्कन ट्रैप के निर्माण पे बात करते हैं। तो डेक्कन ट्रैप के निर्माण में आपको दर्शाते हैं कि क्या हुआ। भारतीय प्लेट का विखंडन, सुरजीत सिंह ठाकुर के प्रश्न का जवाब भी मैंने दिया था। उसने लिखा था कि क्या साइबेरिया का भाग रीयूनियन के ऊपर से निकला है या नहीं। मैंने बताया कि रीयूनियन रिसेंट हॉटस्पॉट है, बहुत ओल्ड हॉटस्पॉट नहीं है। और हॉटस्पॉट वल्कनिज्म कहीं शुरू होता है, कहीं बंद हो जाता है। इसका कोई एक्सप्लेनेशन भूगर्भ शास्त्र में कहीं नहीं है। अब रीयूनियन वहीं पर क्यों प्राप्त होता है, इसका कोई जवाब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को भी के पास भी नहीं है। प्लेट वर्तनी की आलोचना में मैंने ये बात आपको लिखवाई हुई थी। अब रीयूनियन आइलैंड का जो साइज़ है उसको देख करके तो यही लगता है कि ये हॉटस्पॉट वल्कनिज्म कहीं न कहीं ये जुरैसिक टाइम्स का है। तो यहाँ देखो, भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व की ओर जाएगी और यूरेशिया से इसको टकराना है, और यहीं पर हमारा रीयूनियन हॉटस्पॉट है। इसको हम लोग मान लेते हैं। इसी डायग्राम में दिखाते हैं आपको। ये हमारा रीयूनियन हॉटस्पॉट है। रीयूनियन हॉटस्पॉट है। तो जब भारतीय प्लेट इस दिशा में, देखो इसके ऊपर से इस दिशा में ऐसे भारतीय प्लेट निकलेगा। भारतीय प्लेट के निकलने का ये डायरेक्शन हम मान लेते हैं कि इस दिशा में ऐसे निकलेगा। तो उस दशा में क्या होगा कि सबसे पहले ये जो कॉर्नर है, यहाँ यहीं पर है राजमहल हिल्स। ये जो रेड वाला हम दिखा रहे हैं, तो राजमहल हिल्स पे ये है हमारा राजमहल। सबसे पहला वल्केनिक इरप्शन राजमहल हिल्स पे होगा। और राजमहल हिल्स भी एक ज्वालामुखी है, पुरातन ज्वालामुखी है। दक्कन ट्रैप से पहले का ज्वालामुखी है, उससे बहुत पुराना ज्वालामुखी है। इसके बाद यहाँ पर देखो एक क्रैक विकसित होगा, इस भाग में एक क्रैक विकसित होगा, और इसके दोनों तरफ इस तरह से जो लावा है उसका विस्तार हो जाएगा। ये जो हम रेड कलर डाल रहे हैं, ये लावा का विस्तार का पूरा एरिया होगा। ये लावा पूरी तरह विंध्य पर भी फैला हुआ है, मालवा पर भी फैला हुआ है, कच्छ काठियावाड़ तक फैला हुआ है। कच्छ पे तो नहीं है, काठियावाड़ पे है। और ये पूरा डेक्कन ट्रैप का एरिया इस तरह से आएगा। तो इसमें भी आप देख रहे हो कि डेक्कन ट्रैप ने गोंडवाना कोल को बिल्कुल ढक लिया है। जो नर्मदा तापी वैली है ना, नर्मदा तापी वैली के ऊपर में, सतपुरा के ऊपर में, महाराष्ट्र के ऊपर में, विंध्य के ऊपर में, चारों तरफ डेक्कन ट्रैप का लावा, बैसाल्टिक लावा फैला हुआ है। फ्लड बैसाल्ट कहते हैं उसको। और ये जो लावा बैसाल्ट फैल गया, ध्यान से सुनना है, तो इसके कारण बहुत सारे भारत के खनिज, लोहा, कोयला, तांबा, बहुत सारा कोयला तो विशेष करके नर्मदा तापी वैली में विशाल मात्रा में कोयला मिलना चाहिए, लेकिन जो कि सब डेक्कन ट्रैप के नीचे दब गया है। और डेक्कन ट्रैप को ड्रिल करके अंदर से मिनरल निकालना बहुत ही दुष्कर कार्य होगा, अनइकोनॉमिक कार्य होगा। डेक्कन ट्रैप के फॉर्मेशन से भारत के खनिज का एक बहुत बड़ा बेल्ट अंदर दब गया। ये भारत का क्या कहेंगे इसको, दुर्भाग्य, सौभाग्य, जो भी कहो। और डेक्कन ट्रैप पे चूंकि बैसाल्टिक लावा है, बैसाल्ट में फेरोमैग्नीसिया होता है। ये जो लावा है ना, इसको कहते हैं फ्लड बैसाल्ट। ये फ्लड बैसाल्ट है।
और फ्लड बेसाल्ट में फेरोमैग्नीशिया होता है। फेरोमैग्नीशिया, सिलिका ऑक्साइड, इसी का मात्रा ज़्यादा होता है। तो जब फेरोमैग्नीशिया की मात्रा इसमें ज़्यादा रहेगी तो इसका अपरदन बहुत तीव्र होता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी फेरस मैग्नीशियम जैसा मटेरियल है। तो जल से इसका अपरदन बहुत तीव्र होता है। जल लोहे पे जंग लगाती है ना, इतना तो समझते ही हो। तो बेसाल्ट का अपरदन बाकी जो ग्रेनाइट या आर्कियन निश या विंध्य की चट्टानें हैं उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा हुई है। तो इसी फेरोमैग्नीशिया के कारण इसमें मैग्नेटाइटिक कंपाउंड्स है और कुछ टाइटेनियम सॉल्ट्स मिलते हैं। टाइटेनियम सॉल्ट्स मिलते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं टाइटेनीफेरस मैग्नेटिक कंपाउंड्स। टाइटेनीफेरस मैग्नेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। ऑप्शनल के हो तो तुमको इतना पढ़ना पड़ेगा कि इस बेसाल्ट में फ्लड बेसाल्ट है, बेसाल्ट का कई प्रकार होता है, ये फ्लड बेसाल्ट है। फ्लड बेसाल्ट में फेरोमैग्नीशिया की मात्रा है। फेरोमैग्नीशिया का मतलब क्या, उसमें मैग्नेटिक कंपाउंड्स है, टाइटेनियम सॉल्ट्स है। अब उसी के कंपाउंड को हम लोग टाइटेनीफेरस मैग्नेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो यहाँ पर ब्लैक सॉइल क्यों है और ब्लैक अर्थ क्यों मिलता है, भारत का चेरनोज़म क्यों कहलाता है, ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों है, रेगुड़ सॉइल क्यों है, ये जो आपने सुना है, ये सारे शब्दों का प्रयोग किया हमने और ये सारे शब्दों को नोट्स में लिखवाया भी जाएगा। घबराना किसी को नहीं है, समझना है। जब समझाएं तो समझा करो ढंग से, और जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको भी नोट डाउन जरूर करना चाहिए। तो ये टाइटेनीफेरस मैग्नेटिक कंपाउंड के कारण ही कलर ब्लैक हो जाता है, उसी कारण ही ब्लैक सॉइल है। अब तुम्हारे एनसीईआरटी में लिख दिया कि ब्लैक कलर डेक्कन ट्रैप का ह्यूमस के कारण है। अब मुझे तो एनसीईआरटी देख करके फिर अजीब सा लगता है कि पता नहीं कैसे लिखता है ये लोग, क्या सोच करके स्कूल के टीचर्स लिख रहे हैं एनसीईआरटी, तो बहुत सारे दोष उसमें उत्पन्न हो गए हैं। अर्थ के रोटेशन से और कोरियोलिस प्रभाव से भी जो लिखा हुआ है उसमें भी दोष है। कितना लोग समझ में आया डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन? ट्रैप क्यों कहते हैं? ट्रैप इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें कई लेयर्स मिलते हैं। सेडिमेंट्री चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में जैसे संस्तर मिलते हैं ना, वैसे लावा में संस्तर नहीं मिलते हैं। इसको हम लोग अगर कहते हैं कि संस्तर है तो गलत कहते हैं, हालांकि वो कई लेयर्स ऑफ लावा जरूर मिलता है। अब हम इसको कैसे हिंदी में एक्सप्रेस करें, मतलब लावा की कई परतें मिलती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कि परतदार चट्टान है, वो लावा एक दूसरे से चिपक जाता है। तो कई प्रकार का लावा है, कोई बीच में परत नहीं मिलता है, लेकिन लावा कई प्रकार का है जो ऑर्गेनाइज्ड है। जैसे हम लोग अगर जाओगे ना, सतपुरा के पास जाओगे, खंडवा के पास जाओगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। खंडवा के पास जाओगे तो खंडवा गैप है, खंडवा पूरा कटा हुआ एरिया है, ट्रेन निकलती है वहाँ से। तो खंडवा वाले एरिया में देखोगे तो वहाँ पे डेक्कन ट्रैप का कई लेयर एकदम साक्षात दिखता है। वहाँ जाके देखने में बहुत मज़ा आया मुझे। ज्योग्राफी का 2-3-5 स्पॉट्स बहुत अच्छा इंडिया में है जहाँ पे ज्योग्राफी के स्टूडेंट के जरूर जाना चाहिए। डेक्कन ट्रैप कहाँ देखना है? डेक्कन ट्रैप देखने तुम अगर जाओगे महाराष्ट्र के पठार में, तुमको क्या दिखेगा, है ना। उसी तरह से पेनी प्लेन कहाँ देखना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। नौकरी प्राप्त करना तो लक्ष्य है ही, लेकिन एक थोड़ा सा और लक्ष्य बना लो।